नमः संस्कृताय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने संधि का प्रथम भेद करेंगे। देखिए, सबसे पूर्व हम संधि के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है संधि? संधि की यदि हम परिभाषा देखें, बहुत ही सूक्ष्म है, बड़ी छोटी सी है। यदि आप पहले उदाहरण को देखें, उदाहरण से हम परिभाषा पे जाना चाहिए, क्योंकि उदाहरण मात्र को देखने पर हमें उस परिभाषा में क्या लिखना है इससे संबंधित हमें पूर्व ज्ञान हो जाता है। देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, उसको मिलाना या जोड़ देना। संधि का मतलब ही यही होता है। जैसे सुर जमा इंद्र, सुर जमा इंद्र अर्थात सुरेंद्र बन गया। यहाँ पर जो आप बीच में घन देखेंगे, घन का चिन्ह देखेंगे, अर्थात जो जमा का निशान या जो ये प्लस का निशान देख रहे हैं, उससे पूर्व और अंत में जो लिखा हुआ है, जो भी वर्ण है, रै के अंदर ए था और ई है, उन दोनों को मिलाने के बाद वहाँ पर ए की उत्पत्ति हुई है। इसी को ही संधि कहते हैं। यदि वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे मात्र हम संयोग कहेंगे, वह संधि नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम जोड़ेंगे अर्थात जोड़ने के बाद यदि वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, यदि वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ पर संधि नहीं है, वह मात्र एक संयोग है। इसके पश्चात आगे चलते हैं। देखिए, इसकी अगर हम उदाहरण में देखें तो आपको ये बदलाव भी कैसे हुआ है। सुर जमा इंद्र, सुर के रै के आकार के अंदर ए था और ई है, उन दोनों स्वरों के मिलकर के बना ए। तो यहाँ पर एक बदलाव हो गया, जिसके कारण हम इसे संधि का नाम दे सकते हैं। अब इसके पश्चात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर इस परिवर्तन शब्द को अवश्य देखना है। परिवर्तन, बदलाव जहाँ होगा वहीं संधि संभव होगी। इसके पश्चात आगे चलते हैं। संधि विच्छेद। देखिए, इससे पूर्व संधि जब परीक्षा होती है तो उसमें केवल संधि ही नहीं आती है, वहाँ पर संधि विच्छेद भी आता है। आपको संधि पद मिल जाएगा जिसकी संधि की हुई होगी और उसका विच्छेद करना होगा, अर्थात संधि के द्वारा जो बने हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर यह संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है, हिमालय हिम जमा आलय, सुखार्थ सुख जमा अर्थ। देखिए, हिंदी और संस्कृत की संधियों में क्या भिन्नता है? केवल मात्र विसर्ग मात्र है, हलंत मात्र है, केवल और केवल उसी का ही भेद है। बाकी जो संस्कृत की संधियां हैं, सभी संधि हिंदी में यूं की यूं ही प्रयोग होती हैं। उसमें से कोई अन्य भेद नहीं है। और आप यदि देखेंगे तो बाकी अन्य भाषाओं में संधि जैसा जो पाठ है वो आपको नहीं प्राप्त होगा। संधि जो पाठ है वो केवल संस्कृत में ही विद्यमान था और संस्कृत से ही यह हिंदी में गया है। यदि आप हिंदी की संधि देख लेते हैं और संस्कृत की संधि देख लेते हैं, दोनों ही समान हैं, इनके अंदर कोई भेद नहीं है। इसीलिए आप इसकी चिंता न करें कि मैं हिंदी संस्कृत की संधि कर रहे हैं या हिंदी की संधि कर रहे हैं, दोनों ही समान हैं, दोनों में ही वही शब्द वही नियम है। आगे देखें, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद कौन से हैं? प्रथम भेद है स्वर संधि, द्वितीय व्यंजन संधि, तृतीय विसर्ग संधि। इसके पश्चात हम प्रथम भेद पर चलते हैं। प्रथम भेद है स्वर संधि। अब स्वर संधि सबसे पूर्व हमारे मस्तिष्क में आता होगा, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो सबसे पूर्व आप इस शब्द के ऊपर चले जाएं और ध्यान से देखें कि स्वर क्या होता है। आप स्वर, सभी बच्चे जानते होंगे कि स्वर का मतलब, जो वर्ण का भेद है प्रथम, वह है स्वर। इसके बाद आता है व्यंजन। ठीक है। और तीसरा जो भेद है संधि का, जो विसर्ग संधि है, देखिए वो वर्ण का भेद नहीं है परंतु संधि का भेद है। जो विसर्ग संधि है, विसर्गों से कई अन्य रूप बनते हैं। तो पहले हम स्वर संधि का ही भेद पढ़ेंगे। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के प्रथम भेद होता है दीर्घ संधि। पहला भेद है दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब आगे हम प्रथम पूर्व भेद पर चलते हैं। इसके पहला भेद है दीर्घ संधि। तो देखिए, दीर्घ संधि
दो स्वरों के, अब पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा, मेरा तो मानना यह है कि परिभाषा को करते समय यदि छात्र उसके अर्थ को जान लेता है तो वह परिभाषा स्वयं निर्माण कर सकता है, उस पद की स्वयं परिभाषा की रचना कर सकता है, क्योंकि हमें अर्थ का सबसे पूर्व ज्ञान होना चाहिए। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन, जो दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होगा और या विकार होगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जिस बच्चे को संधि का पता है, अब संधि की परिभाषा और स्वर की परिभाषा को हमने इकट्ठा करना है, तो स्वर का प्रयोग करके जिनमें दो स्वरों के अंदर मेल होगा और मेल के अंदर कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंज होगा, कोई विकार होगा, तो उसे ही स्वर संधि कहा जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका प्रथम भेद है दीर्घ संधि। तो पहला भेद आ गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा, कुछ वर्ण ह्रस्व होते हैं और कुछ वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्वर दिखाए गए हैं, देखिए अ, ई और उ। यहाँ पर इसके पश्चात क्रमशः, यानी जो आपको प्लस का निशान मिलेगा, घन जो इसके बाद वाला जो अक्षर होगा, इसके बाद वाला जो वर्ण होगा और इसके पूर्व वाला जो वर्ण होगा, हमें उनकी ओर ध्यान देना है। इनके बाद चाहे ह्रस्व यही ए ई उ हो या दीर्घ आ जाए, दीर्घ भी हो सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर ये ह्रस्व ई की जगह दीर्घ ई ना आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और ऊ की ऊ भी दीर्घ आ सकता है, और यह दोनों ओर आ सकते हैं, यानी घन के इधर भी और घन के उधर भी, यानी दोनों ओर आ सकते हैं। तो दोनों ओर यदि वर्ण जो स्वर समान हैं तो हम उनको जोड़ देंगे और उसका दीर्घ रूप ही बना देंगे। चाहे वह ह्रस्व जुड़ेगा तब भी दीर्घ बनेगा, चाहे वो दीर्घ जुड़ेंगे तब भी दीर्घ बनेगा, चाहे वो ह्रस्व दीर्घ जुड़ेगा तब भी दीर्घ बनेगा, चाहे वो दीर्घ और ह्रस्व जुड़ेगा तब भी दीर्घ ही बनेगा। तो हमें इस प्रकार से, जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने, परम जमा अर्थः, यानी मैं के अंदर ए स्वर है, ए और ए मिलकर के आ बन गया तो परमार्थ बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम कुछ उदाहरण और देखेंगे इसके। वेद जमा अंता, तो वेदांत बन जाएगा। हिम जमा आलय, आलय आ गया, आलय का मतलब भवन होता है, हिमालय। अब आपके इसके सामने भी देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। ए घन आ, ए घन आ घन ए। देखिए मैंने आगे उदाहरण दिए हुए हैं। विद्या जमा अर्थी, अब यहाँ पे इधर आ था, यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ए है, यानी हर्ष है, दीर्घ घन हर्ष, तो आ हो गया। दया घन आनंद, दयानंद। मुनि घन इंद्र, मुनीन्द्र। गिरि घन ईश, गिरीश। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सरल है। आप सिर्फ दीर्घ को ध्यान रखें और दीर्घ के अंतर्गत आने वाले सभी स्वरों को ध्यान रखें। स्वर संधि का जो प्रथम भेद है वो आपको पता चल जाएगा। इसके कुछ अन्य और उदाहरण हैं जो ऊ के आगे। नारी जमा इंदु, अब देखें नारी जमा इंदु है तो ई और ई मिलकर के दीर्घ इकारांत ही बनेगा, तो नारिंदु बन गया। नदी जमा ईश, अगर यदि आप द्वितीय उदाहरण देखें तो इस उदाहरण में दोनों ओर दीर्घ है, यह भी ई दीर्घ है और यह भी ई दीर्घ है, और दोनों ई मिलकर के दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात चलें। सु जमा उक्ति, सुक्ति। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू घन ऊर्जा, भूर्जा। इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाएंगे। अग्रिमः गुण संधि, अगली संधि है गुण संधि। आ, यानी अर्थात यदि इसके पश्चात आपको ई या दीर्घ इकारांत, हर्स्व ई या दीर्घ इकारांत मिले तो उसको हम एकारांत में बदल देंगे। इतना ध्यान रखिएगा। या आ के पश्चात ऊ या ऊ हो तो उसको हम ओ में बदल देंगे। यानी अर्थात इसमें आपने ए को ध्यान रखना है और ओ को ध्यान रखना है। ए और ओ ये दोनों गुण संधि के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये दो उसके अंतर्गत ही आएंगे। इसके पश्चात री में आने वाले पर, यानी ए और आ के पश्चात यदि री आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। यानी री के स्थान पर अर गुण आदेश हो जाएगा। अर गुण कब आदेश होगा, ए इधर भी ए हो और इधर भी री हो, तो दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा,
अर आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से इनको आदेश किया जाता है, वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आगे उदाहरण देखते हैं। भारत घन इंद्र इंदु, तो क्या बन जाएगा? भारत इंदु। अग्रिम आगे इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों द्वारा समझिएगा। नर घन इंद्र नरेंद्र, राजा घन इंद्र राजेंद्र, कमल घन ईशः कमलेशः, उमा घन ईशः उमेशः, लोक घन उक्ति लोकोक्ति। तो इस प्रकार से देखिए आ ई ए बन गया, आ ई ए बन गया, या ए उ ओ बन गया। तो इस प्रकार से ये गुण संधि चलेगी। ठीक है, अन्य उदाहरण देख लीजिए। महाजमा उत्सव है, आ और उ मिला तो ओ बना। देखिए आ और उ मिला तो ओ बन गया। अब कहीं ये ना सोचे कि ए नहीं है, आ ए और आ दोनों में से घन से पहले हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर ओ ही बनेगा। महाजमा उत्सव महोत्सव बन जाएगा। नवजमा ऊढ़ा नवोढ़ा, महाजमा ऊर्जा महोर्जा, सप्तजमा ऋषि सप्तऋषि, महाजमा ऋषि महर्षि बनेगा। महर्षि, यहाँ पे अऋषि नहीं है, यहाँ पे ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पर। तो ये अक्षर यहाँ पर महाजमा ऋषि बनेगा, महर्षि। आगे चलते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में है अ या आ के बाद ए या आई आए। तो अब देखिए वहाँ पे ए और ओ आ रहा था, तो ए और ओ गुण संधि का उदाहरण है। और यदि ए या आ के बाद ए और आई आ जाए तो दोनों के आने पर ही, और उसको उसके स्थान पर या आई के उनके स्थान पर तो बन जाएगा आई। यदि ए और आ के बाद ए और आई आ जाए तो उनके स्थान पर तो आई बन जाएगा। और ओ और औ आ जाए, यदि इनके बाद ए और आ के बाद ओ और औ आ जाए तो फिर औ ही बनेगा। तो इसे वृद्धि संधि कहेंगे। यानी इसमें हमने दो वर्णों को याद रखना है, एक तो आई को ध्यान रखना है और एक हमने औ को ध्यान रखना है। ये दो वर्ण हैं। ठीक है, और तीसरा वर्ण हो जाएगा री। री को हमने, री के अंदर भी आता है इसमें, री को आर वृद्धि होती है, री की आर वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, री को अर गुण होगा और आर वृद्धि होगी। आगे चलते हैं, देखिए जैसे एक घना एक है, एकैक। ठीक है, इसके पश्चात आगे और उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि के। लोक घन एषणा लोकैषणा, देखिएगा ए और ए मिला तो आई बन गया। राज घन ऐश्वर्य राजैश्वर्य बन गया। सदा जमा एवा सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, दंत जमा ओष्ठः दंतोष्ठः, महाजमा ओजस्वी महोजस्वी, परम जमा औषधः परमौषधः, महाजमा औषधः महोषधः। इस प्रकार से ये सभी संधि निर्माण की जा सकती हैं। आगे चलते हैं, अग्रिम संधि है यण संधि। देखिए यण संधि में हमें 8 वर्णों को याद रखना पड़ेगा। 8 वर्णों में यण संधि हमारी क्लियर हो जाएगी। देखिए जब ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई को, यानी दोनों ई को क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा। उ को क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। री को क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा। और एक और वर्ण जो यहाँ नहीं लिखा वह है लरी, और लरी को क्या बन जाएगा, लै बन जाएगा। तो इसके उदाहरण बहुत कम आते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया गया है आपको। ठीक है, यह जो लरी के उदाहरण हैं वो आपकी बड़ी कक्षाओं के अंतर्गत आएंगे, अभी छोटी कक्षाओं के अंतर्गत लरी के उदाहरण नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अति घना अधिक, तो ई के स्थान पर यह बन गया, अत्यधिक बन गया है। आगे चलते हैं अन्य उदाहरणों की ओर। यदि घना अपि यद्यपि, देखिए यहाँ पर ई के स्थान पर यह बन रहा है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ई के स्थान पर यह बन जाएगा। और जो यह बनेगा वो सभी यकारांत, यदि जो भी व्यंजन आ रहे हैं इसके पश्चात ई की जगह यह, ऊ की जगह वह, री की जगह रह, वो सभी हलंत होंगे, यानी आधे आएंगे। तो उसके अंदर जब आगे वाला स्वर है वो उसमें मिल जाएगा और शब्द का निर्माण हो जाएगा। यद्यपि है वी जमा आकुलः व्याकुलः, अति जमा उत्तम अत्युत्तमः, वी जमा उह व्यूह, और अधि जमा एषणा अध्यसणा, अनुजमा अया अनव्या, शुजमा आगतः स्वागतः। इसके बाद आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अनुजमा इति अनवीति, अनुजमा एषणः अनवेषणः, वधुजमा आगमन
वध्वागमनः, पितृजमा आलयः, पित्रालयः, मातृजमा। इसके पश्चात है मातृ घना इच्छा, अर्थात री के स्थान पर रे आदेश हो जाता है यण में, तो मातृच्छा बन जाएगा। पितृ जमा उपदेश, पितृ में तय में से जब हम री को निकालेंगे तो वहाँ री के स्थान पर रै बन गया, और हलंत तय है और हलंत रै है, दोनों मिलकर के त्रय बन जाएगा, और ऊ उसमें मिल जाएगा तो त्रु बन गया, तो पितृपदेश है। इस प्रकार से यण संधि हमारी संपन्न हो जाएगी। अयादि, अयादि संधि है। अयादि संधि में ध्यान रखें, जो हमें हमारे सामने गुण संधि और वृद्धि संधि आई है, उन संधियों के दो दो वर्ण ले लीजिए। जिस प्रकार से हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए ए ओ ये गुण संधि के हैं, आई औ ये वृद्धि संधि के हैं। आप इन चारों वर्णों को ध्यान रखिए। इनके स्थान पे हमने क्या करना है, आय आय अव आय आव। आप इनको किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, यानी ए के स्थान पे आय होगा और ओ के स्थान पर अव होगा। यदि गुण और वृद्धि के संधि के तरह यदि आप याद रखते हैं तो आपको और जल्दी याद हो जाएंगे। वहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी, और जब आई और औ जब इनको देखेंगे तो इनमें दीर्घ की प्रतिभूति होती है, तो आप उनसे आप दीर्घ के अंदर आ ही आता है तो आय और आव लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जल्दी से याद रख सकते हैं इसको। तो अयादि में इन चारों की जगह आय आय आव आव हो जाता है, जिसके अंदर अयादि के हम उदाहरण देखेंगे। चे घन अन, चे घन अन यानी चे जमा अन, यानी चे के अंदर ए था उसकी जगह पर आया बन गया तो चया बन गया, और अन आगे है चयनम बन गया। ठीक है, और जो यकारांत यह है वह है वो दोनों हलंत हैं, तो उसका जो आगे वाला स्वर है वो मिलकर के उसमें पूर्ण बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण देखेंगे। देखिए, ने घन अन यानी नयन, गई घन अक गायकः, नई घन इका नायिका, पौ घन अन पवन, पौ घन इत्र पवित्र, पौ घन अक पावकः, क्षमा चाहूँगा, पौ घन अक पावकः, नौ घन इक नाविक, भौ घन उक भावुक। इस प्रकार से यदि आप दूसरी ओर देखेंगे तो आई ओ औ जो ये वर्ण आ रहे हैं उनके स्थान पर आय आय अव आव ये निर्माण हो रहे हैं। यदि आपको ये पता चल जाएगा तो हम उसकी संधि आसानी से कर सकते हैं, और संधि विच्छेद भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पांचों जो भेद हैं वो संपूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।